Good morning, students. I am Preeti Sharma, your SST teacher. In live class, we already done this chapter, Physical Feature of India. But now this platform, we will revise this chapter first, then move on next chapter for economics. So now we start Physical Features of India. जैसा आपको बताया था कि फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है, जो इंडिया का रिलीफ है, जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, जो आपके क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जो यहाँ का रिलीफ है वो इतना ज़्यादा वैरायटी है, तो उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था। तो जो बच्चे लाइव क्लासेस में नहीं थे या किसी भी कारण से वो इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इनके लिए मैं क्विक रिवीजन इस चैप्टर का पहले करा दे रही हूँ। उसके बाद बेटा इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले थे वो स्टार्ट करेंगे। So first, introduction. India is a very vast country with a wide-ranging geographical landscape. Let us look at different landscape in India. जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में बहुत ज़्यादा भौतिकी विभाजन हमें देखने को मिलता है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो तटीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, कहीं पर मैदान है, उत्तर का मैदान है जहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मैदान है, तो दूसरी तरफ रेगिस्तान एरिया भी भारत में पाया जाता है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स जैसा मैंने आपको बताया था कि हिमालय से निकलने वाली 3 रिवर्स, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों ने इस प्लेन का, ये उत्तरी मैदान का निर्माण किया है। इसीलिए इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। प्लेन्स आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड विच आर मोस्टली फ्लैट, बहुत बड़े एरिए में फैले हुए भूभाग होते हैं जो समतल होते हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा मैदानी भूभाग है इंडो गैंगेटिक प्लेन, गंगा सिंधु सतलज का मैदानी क्षेत्र। दूसरा बात अगर हम पढ़ते हैं तो वो है हमारे डेजर्ट। डेजर्ट जैसा इसके नाम से मालूम है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर रेगिस्तान का विस्तार होता है। डेजर्ट इज़ अ बैरन लैंड विद लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वेजिटेशन, हरियाली देखने को मिलती है, बहुत ही कम मात्रा में पानी अवेलेबल होता है। इट इज़ मोर और लेस कंसिडर्ड एज वेस्टलैंड, इसमें ज़्यादातर हिस्सा अगर हम कंसिडर करें तो वेस्टलैंड के अंडर ही आता है। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज़ द थार डेजर्ट, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है थार का मरुस्थल। इट इज़ स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स, और ये 4 जो राज्य है उनमें फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। कुछ हिस्सा इसका पंजाब के बॉर्डर्स पे लगता है, कुछ हरियाणा के बॉर्डर्स पे, और मेनली जो इसका विस्तार है वो है राजस्थान और गुजरात तक। नेक्स्ट हमारा जो है माउंटेन्स। माउंटेन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, वो है हमारे माउंटेन्स। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट एक्सटेंड अबव द सराउंडिंग रीजन इन अ लिमिटेड एरिया। माउंटेन्स क्या है, एक निश्चित भूभाग में फैले हुए हैं और जो सराउंडिंग एरिया है उससे काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ इसमें होती हैं। अ माउंटेन इज़ जनरली स्टीपर देन अ हिल। अगर हम बात करें माउंटेन की, कि माउंटेन और हिल में क्या अंतर है, तो हिल क्या है, एक पहाड़ी, और माउंटेन क्या है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अ माउंटेन यूजुअली हैज़ एन आइडेंटिफाइड समिट, साथ ही जो माउंटेन है उसके अपनी पहचान होती है, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की हिल रेंज है, तो इनके नाम भी अपने आइडेंटिफाई होते हैं। देयर आर मैनी माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, द हाइएस्ट रेंजेस इन इंडिया आर द हिमालयंस। भारत में कई तरह की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन सबसे ऊंची अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें वो है हमारे भारत में हिमालयन रीजन। नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यूज। अ प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ हाईलैंड्स, इट इज़ यूजुअली अ फ्लैट टॉप सरफेस। अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो जो समतल भूभाग है उससे ऊपर उठा हुआ भूभाग है होता है, और ऐसा लगता है टेबल टॉप, जैसे टेबल होती है तो उसकी आसपास प्लेन एरिया है और बीच का हिस्सा उठा हुआ होता है, उसका जो टॉप है। सेम वे जो हमारा प्लेट्यू रीजन्स हैं वो ऐसे लगते हैं कि ऊपर उठे हुए भूभाग हैं, लेकिन ऊपर उठने के बाद कई जगह वो प्लेन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर उठे हुए हैं तो हिमालयन रेंज की तरह सारे
पर्वत श्रृंखलाएं होंगी। ऊपर उठा हुआ प्लेन भूभाग है। द डेक्कन प्लेट्यू इज इन द सेंट्रल इंडिया इज द लार्जेस्ट इंडियन प्लेट्यू। भारत के मध्य में जो दक्षिण का पठारी भूभाग है, भारत का सबसे बड़ा पठारी भूभाग है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। एक बार इस मैप पे मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ प्लेन्स। हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन के बिल्कुल इस शेप में हिमालय से नदियाँ जो निकली हैं अपने साथ में वो क्या लेकर आई, हिमालय से निकलने वाली मिट्टी, सिल्ट, और उन्होंने कई सालों तक जो खाई थी, रिफ्ट थी, उसको भर दिया और उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट था डेजर्ट। डेजर्ट जैसे मैंने आपको बताया था गुजरात राजस्थान का एरिया, कुछ हिस्सा इसमें पंजाब और हरियाणा का भी है, थार का मरुस्थल भूभाग। प्लेट्यू रीजन जो है हमारा वो आपका ये डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इसके बाद अगर हम अब पढ़ेंगे तो वो है हमारे ये कोस्टल रीजन्स। ये कोस्टल रीजन जहाँ पर भी हमारी सी बाउंड्रीज हैं उसके पास का जितना भी एरिया है वो है हमारा कोस्टल रीजन। आइलैंड्स। अब इंडिया के आइलैंड्स जो हैं, आइलैंड क्या होता है, बीच में थोड़ा सा सरफेस होता है और लैंड मास होता है और चारों तरफ वो किससे सराउंड होता है, वाटर से, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। एंड व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला अ लैंड मास विच 3 साइड कवर बाय सराउंडेड बाय वाटर एंड 1 साइड जॉइंड बाय लैंड मास। ऐसा पोर्शन जो एक हिस्सा जिसका जो किससे जुड़ा हुआ है, धरातल से, लैंड मास से जुड़ा हुआ है, बाकी 3 तरफ जो है वो किससे कवर रहता है, समुद्र से, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर। और जो ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से सराउंडेड होता है वाटर से, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। So an island or is a piece of land which is totally surrounded by water. The Lakshadweep Island and the Andaman and Nicobar Island are 2 offshore island in India. अगर भारत के उस पर बात करें तो इंडिया के 2 मुख्य आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। Let us now see what this landform include within themselves. अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या है, इन जो हमने रिलीफिक रीजन पढ़े। सबसे पहले रॉक्स। रॉक फॉर्मेशन आर फाउंड इन द प्लेन्स एज वेल एज द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ इंडिया। अगर हम रॉक फॉर्मेशन की बात करें, चट्टानों के बनने की बात करें, तो ये हमें प्लेन रीजन में भी मिलती है और जो हमारे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत वाले क्षेत्र हैं, वहाँ भी देखने को मिलती है। मैनी टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड हेयर। कई तरह की चट्टानें यहाँ मिलती हैं। ग्रेनाइट एंड मार्बल आर हार्ड रॉक, वेयर एज सोप स्टोन इज अ सॉफ्ट रॉक। सॉइल। जनरली द सॉइल इज इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 कैटेगरीज। अगर हम इसके बाद बात करें मिट्टी की, तो ऑलमोस्ट 8 तरह की मिट्टी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑलरेडी आप पढ़कर आए हो सॉइल 8 में कौन कौन सी सॉइल्स हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड डेजर्ट सॉइल, saline alkyl soil and peaty organic soil. The variation in rocks also resulted in the variation of the soil. India has black soil and red soil as these originate from the colored rocks. जैसा मैंने आपको बताया था कि चट्टानें पहले बनी और चट्टानों में इरोजन की प्रक्रिया जो हुई, टूट फूट की जो प्रक्रिया हुई, उससे हुआ सॉइल का फॉर्मेशन। तो चट्टानें जब डिफरेंट टाइप की हैं तो उनके इरोजन से जो सॉइल बनेगी वो भी डिफरेंट टाइप की होगी। और साथ ही जो कलर फॉर्मेशन है वो भी आपको पता है, मेनली जो हिमालयन रीजन से निकली वो है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जिसे हम कहते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू से बनी वो है हमारी ब्लैक सॉइल, क्योंकि वो लावा के ठंडा होने से बनी है, कलर उसका है ब्लैक। और इन कलर के डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग, रीजनल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग और मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अकॉर्डिंग उनके कलर्स डिफरेंट हुए। उसमें किसी में कुछ पोषक तत्व ज़्यादा हैं, किसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। सिर्फ इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सॉइल का, रॉक्स का, तो हम इतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा इस चैप्टर में आपका डिटेल नहीं है। अब है हमारा
फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स, जो बड़े बड़े हमारे भूभाग हैं, जैसे प्लेट्यू रीजन्स है, माउंटेन रीजन्स है, प्लेन रीजन्स है, ये बने कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। सो लैंडफॉर्म कंप्राइज मेनली ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, जितने भी हमारा जो प्लेन सरफेस हो या हमारे प्लेट्यू रीजन्स हो, ये सब किससे बने हुए हैं, या कोस्टल रीजन्स हो, मेनली ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, रॉक्स चट्टानी भूभाग और दूसरा हमारी मिट्टी। इंडिया वॉज फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, भारत जो है वो कई अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में बना है। जैसा आज हमें दिखाई दे रहा है, जो नक्शा हमारे भारत का आज है वो बहुत साल पहले ऐसा नहीं था। हज़ारों साल पहले जब लैंड फॉर्मेशन चल रहे थे, बन रहे थे, तब जो हम मैप आज देखते हैं वो ऐसा नहीं था। इरोजन, वेदरिंग एंड डिपोजिशन इन्फ्लुएंस इंडियाज लैंडफॉर्म्स एंड सॉइल। इरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन, अपक्षय, टूट फूट की लगातार प्रक्रिया, वेदरिंग चीज़ों का अपक्षय करना, विघटन करना, और डिपोजिशन, ये तीन तरह का काम जो है नेचर में लगातार चलता रहता है, आज भी चल रहा है और हज़ारों वर्षों तक चलता रहता है, जिसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस इतनी स्लो होती है, इसीलिए हमको ये फील नहीं होती है। तो एक नेचर की प्रक्रिया है बैलेंस करने की, इरोजन, वेदरिंग एंड डेपोजिशन इन्फ्लुएंस इंडियाज लैंडफॉर्म एंड सॉइल, जिसके कारण भारत का जो लैंडफॉर्म है और जो सॉइल जैसी आज हम देख रहे हैं वैसी तैयार हो पाई। इन द ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन जियोलॉजिकल एविडेंस, अगर हम पुराने जो एविडेंस हैं, जियोलॉजिकल एविडेंस हैं, उनसे देखें तो इंडिया अलग था। एंड साइंटिस्ट हैव अराइव्ड एट सम पॉसिबल थ्योरीज to explain the formation of relief in different parts of the country. One such theory is the theory of plate tectonics. अगर हम पुराने जितने हमें इतिहास में जानकारी मिली है कि नक्शे ऐसे थे, उससे पता चला, और जो सर्वे चलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे चलते हैं, हिस्टोरिकल सर्वे चलते हैं, इन सब स्टडीज़ के बाद, डीप स्टडीज़ के बाद साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कस निकाला कि जो लैंडफॉर्म आज हमें देखने को मिल रहे हैं, आपको अपने पढ़ा भी होगा कि हमारी जो हमारी अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके डिफरेंट डिफरेंट अर्थ है। तो इन सब चीज़ों में कैसे पता चला हमें, ये 100 साल में या 200 साल में घटने वाली घटनाएं तो है नहीं है, इनको घटने में हज़ारों साल लगा। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो डीप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और जो हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में सर्च किया जाता है, तब जाके हमें पता चलता है। मिट्टी का रिसर्च करते हैं कि ये मिट्टी 5000 साल पुरानी है, या ये वाली जो सॉइल है ये सिर्फ 2000 साल पुरानी है, या जो एलुवियल सॉइल है ये 5000 साल पुरानी है, और हिमालयन कितने साल पुराना है, वो भी 5000 साल पुराना है। इट मीन्स ये वाली मिट्टी हिमालय की है। डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, उसकी मिट्टी और भी बहुत पुरानी है। अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत ज़्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला है। डेक्कन प्लेट्यू बहुत पुराना है, मतलब शायद 15-20 हज़ार साल पुराने से पुराना है वो। तो हमें पता चलता है कि जो हिमालयन है वो, उसको हम कहते हैं न्यू माउंटेन, क्योंकि हिमालय सबसे बाद में बना हुआ पर्वत श्रृंखला है, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो दक्षिण का पठारी भाग है, वो बहुत ही पुराना है। तो इन सब चीज़ों के सर्वे कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज रखी कि ऐसा हुआ होगा, इस घटना के बाद ये वाली प्रॉब्लम आई, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। जैसे हम कहते हैं पहले एक बार हिमयुग हुआ था, आइस एज थी, आगे आए कुछ चेंजेस होने वाले हैं। साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरीज में बात कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट का दावा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण चेंजेस आएंगे। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, हिमयुग आने वाला है, आइस एज आने वाली है, टेम्परेचर डाउन होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। तो सेम वे कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, और एक थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है कि हमारा जितना भी जो अर्थ है, आप सबको मालूम है हमारी अर्थ स्फेयर है, गोल शेप में हम कह सकते हैं, और ऊपर से वो पूरी हार्ड है, लेकिन अंदर आज भी वो मेल्टन है। अंदर आज भी इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं सकती है, तो मेल्टन है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्रस्ट, मेंटल कोर अर्थ के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ की जो ऊपरी परत थी वो सॉलिड थी, अंदर
अंदर एक परत गैसेस की है, गैसियस फॉर्म में है, और अंदर लिक्विड है। लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा था, जिसके कारण जो गैसेस थी उनका प्रेशर भी बढ़ने लगा, और ऊपर की जो सॉलिड फॉर्म थी वो क्या हुई, वो उसमें क्रैक्स पड़ गए और वो टूट गई। और टूटने की वजह से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जितने भी ऊपर का जो सरफेस था वो टूट के अर्थ से अलग नहीं हुआ, बल्कि वो क्या करने लगा, तैरने लगा। और वो तैर कैसे रहा था, जैसे समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग तैरते हैं, उस तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर वो तैरने लगा। और वो जो टूटे हुए भाग थे उनको साइंटिस्ट ने नाम दिया प्लेट्स का। So according to the theory of plate tectonic, the earth crust is broken into a dozen plates which move independently. दर्जनों प्लेट्स में टूट गए वो, और वो सारी प्लेट्स क्या थी, अपने आज़ादी से मूव करने लगी, इंडिपेंडेंटली मूव कर रही थी। These slabs rest upon a layer of heated rocks called the astrosphere which flows slowly like hot water. और ये सब तैर किसके ऊपर रही थी, एक परत है अर्थ अंदर की, जो गर्म लावा जो भरा हुआ है, जो मेल्टेड रॉक्स हैं, उसके ऊपर एस्थोस्फेयर एक लेयर नाम दिया गया, उसके ऊपर तैर रही थी। जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जैसे समुद्र में आइसबर्ग तैरते हैं, वैसे ही गर्म लावे में जो प्लेट्स थी वो मूव कर रही थी, और बहुत ही धीमे धीमे। The basic concept behind plate tectonic is that heat rises. और जो प्लेट टेक्टोनिक का मुख्य सिद्धांत है वो ये था कि धरती के अंदर जो हीट है वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। द एसोस्फेयर मोल्टन मटेरियल और मैग्मा pushes upward while cooler hardened matter sinks deeper into the mantle। और एस्ट्रोस्फेयर की जो मोल्टन मटेरियल था, मैग्मा था, उसने अंदर से क्या किया, पुश करना शुरू किया। कोई भी चीज़ गर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो गैस भी बनती है और वो ऊपर प्रेशर लगाती है आने के लिए। सेम वे हमारी अर्थ के अंदर भी हुआ। उसके बाद जब वो ऊपर आ गया लावा, तो वो क्या हुआ, ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद जो हार्डन था पोर्शन, कुछ हिस्सा ऊपर रहेगा जिसे हम कहते हैं हमारा सरफेस, और कुछ हिस्सा अंदर मेंटल में डीप जो था वो चला गया, जिससे बने समुद्र। तो समुद्र, महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण इसके आधार पर हुआ। जो हिस्सा डूब गया, बैठ गया, वहाँ पर महासागर बने, और जो हिस्सा तैर गया, ठंडा हो गया, बाद में हार्ड सरफेस बन गया, वो बने हमारे महाद्वीप। द प्लेट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट टेंड टू मूव। और जो हमारी जो प्लेट्स अर्थ क्रस्ट के वो मूव कर रहे थे। As the plates move, stress is built up within the plates. This stress is also evident in the continental rocks which are around above the plates. The movement and the resulting stress lead to folding, faulting and volcanic activities. और ये जो प्लेट एक्टिविटीज़ हैं, जो इनमें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आज भी इनमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसका रिजल्ट हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, जो भूकंप आते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, चट्टानों में टूट फूट होती है बहुत बड़े स्तर पर। तो ये हमारी अर्थ के अंदर जो प्लेट मूवमेंट है ये आज भी हो रहे हैं। और जो प्लेट जॉइंट्स पर एरिया आता है, जैसे हमारा जो एनसीआर का एरिया है, दिल्ली बिहार वाली जो पूरी बेल्ट है हिमालयन रीजन और प्लेन्स में, वो इसीलिए खतरे में कहा जाता है क्योंकि वो क्या है, जहाँ पर दो प्लेट्स हैं हमारे जिनके जॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पर ये सेटलमेंट है। तो जब प्लेट मूव करती है तो ज़्यादा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ उसके जॉइंट्स होते हैं, जहाँ उसके एजेस होते हैं, वहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। जापान जो है वो भी जो है प्लेट के जॉइंट पर है, इसीलिए दिन में वहाँ पर पता नहीं कितनी बार भूकंप आते हैं। तो ये जो मूवमेंट है हमारी अर्थ में आज भी चल रहे हैं। बहुत पहले ये क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में हुए थे, तो कई सारे लैंडफॉर्म बने थे। These plate movement can be categorized into 3 type। और ये जो प्लेट मूवमेंट है इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करती हैं, कौन से 3 तरीके से प्लेट्स का मूवमेंट होता है। प्लेट्स कम टुवर्ड ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। अगर प्लेट दो विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं
ठीक है, दो डिफरेंट डायरेक्शन से एक दूसरे की साइड आती हैं, तो कौन सी मूवमेंट कहा जाएगा? वो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वहाँ पर जो मूवमेंट होगा, जो बाउंड्रीज होंगी वो होंगी डाइवर्जेंट, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर फॉर्मिंग ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, और दोनों प्लेट्स एक ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक नीचे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन दोनों ही हॉरिजॉन्टल एक साथ चल रही हैं, या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं हॉरिजॉन्टली, उनको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो द पोजिशन एंड साइज द कॉन्टिनेंट हैव चेंज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, और जो पोजीशन बनी, कुछ कॉन्टिनेंट बहुत बड़े बने, कुछ कॉन्टिनेंट छोटे बने, तो वो जो बने वो इन्हीं प्रोसेस का रिजल्ट है। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण अंदर हो रही थी, उनके कारण कुछ महाद्वीप बहुत बड़े बन गए और कुछ महाद्वीप बहुत छोटे बने। प्लेट मूव हॉरिजॉन्टल, position and size of the continents have changed due to the movement of these plates. These plate movements have resulted in the present landform feature and relief of India. और यही प्लेट थी जिससे आज हमें जो भारत का फीचर देखने को मिलता है, लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, उसका निर्माण हुआ था। पेनिनसुलर इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसीलिए उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, बहुत पुराना है, पेनिनसुलर इंडिया है, वो क्या था? बहुत ही पुराना हिस्सा है, ओल्डेस्ट लैंड मास। इट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड विच इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन से महाद्वीप का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। और इसके अंदर सिर्फ इंडिया नहीं था, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंड मास। ये जितने नाम मैंने आपको बताए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये एक ही भूभाग के हिस्से थे। और कौन सा भूभाग था? वो था गोंडवाना लैंड। Let us try to trace the movement of the plates in the region which resulted in the formation of India. अब हम एक बार देखते हैं कि कौन कौन से प्लेट्स में मूवमेंट हुए जिसके कारण आज जो अलग अलग भूभाग हो गए, साउथ अमेरिका अलग हो गया, साउथ अफ्रीका अलग हो गए, जो हमारा इंडिया है वो अलग हो गया और ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया। तो कौन कौन से चीज़ें हुई उस समय, वो घटनाएं हम देख सकते हैं। तो द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द गोंडवाना ड्यू टू द कन्वेंशनल करेंट्स विच स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। अब हम देखते हैं जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जहाँ पर कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही भूभाग का हिस्सा था, अंदर के मूवमेंट के कारण कुछ हिस्सा क्या हुआ, इसका स्प्लिट हो गया, टूट गया, और टूटने के कारण वो तैरने लगा पीसेस में। तो एक तो हमारा जो इंडिया का हिस्सा था वो बना, और ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, वो मूव करके अभी जहाँ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर चला गया। ठीक है। द ड्रिफ्टिंग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइड विद द लार्जर यूरेशियन प्लेट, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग था, बहुत बड़ा भूभाग, वो बहुत जो दूसरी प्लेट थी यूरेशियन प्लेट, उसके साथ कोलाइड कर गया। The collision of plates, the sedimentary rocks which were accumulate in the Tethys Ocean that lay between the continents of Gondwana and Eurasia folded to form the mountain in Western Asia and Himalayas. और दूसरी जो प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन का, एक भाग तो चला गया दक्षिण में जहाँ पर बना, और दूसरी जो यूरेशियन प्लेट थी हमारे उत्तर में, उसके साथ जाकर क्या हुआ, वो टकराए। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन से जब एक ही तरफ कॉलिजन हुआ तब प्लेट्स बनी, तो बीच में जो टेथिस सागर था, इंडो प्लेट के उसके प्लेट के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या था, टेथिस सागर था। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी, तो जो टेथिस सागर था वो क्या हुआ, उसका जो तल था वो फोल्ड हो गया। फोल्ड हो गया मतलब ऊपर की तरफ मुड़ गया और इतना ऊंचा उठ गया जिसे हम आज हिमालयन रीजन कहते हैं। आप सबको मालूम होगा, जिसे आज हम हिमालय पर्वत कहते हैं, उससे पहले वहाँ पर समुद्र था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो जब प्लेट में मूवमेंट हुए तो जो समुद्र था वो ऊपर उठ गया और क्या बन गया, हिमालय पर्वत। द लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट
Pangea formed about 300 million years ago. A supercontinent cycle described the periodic aggregation and dispersal of Earth continent crust. The southern part of the ancient supercontinent Pangea and Angara land in the northern part is the Gondwana land. और जो पुराना हिस्सा था, जैसे एक तो गोंडवाना लैंड था, दूसरा था अंगारा लैंड और एक था पेंजिया, तो ये सब बहुत पुराने थे, लेकिन जब प्लेट्स में परिवर्तन हुआ तो ये इन सब की पूरी तरह से चेंजेस आ गए। बहुत डिटेल में मैं इसको नहीं बता रही हूँ थ्योरी को, क्योंकि ये थ्योरी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब आप 11th में जाओगे तो आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगी और बहुत बड़ी थ्योरी है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन जो आपके चैप्टर में है मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। So due to the movement of the Earth's surface, the Himalayan region lifted out of the Tethys Sea. The Himalayan represent a very beautiful scene with high peaks, deep valleys and fast-flowing rivers. जो समुद्र था, टेथिस सागर था, वो ऊपर उठ गया। उठने के बाद हिमालय पर्वत बन गया, और हिमालय पर्वत जो बना उसके बाद वो देखने में उसका जो सीन था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसमें ऊंची ऊंची चोटियाँ थीं, गहरी घाटियाँ थीं और बहुत तेज़ी से बहने वाली उसमें से नदियाँ भी निकलने लगीं। This immense mountain range was formed by huge tectonic forces and was modified by the unceasing process of weathering and erosion. The Himalaya-Tibet region is virtually the water tower of Asia. It supplies fresh water to more than 1/5 of the world population. This mountain are recent formation and form as unstable zone. अगर हम बात करें कि जो माउंटेन रेंज जो बनी हमारी, जो पर्वत श्रृंखला है, ये इसके नीचे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था टेक्टोनिक फोर्स के कारण, टेक्टोनिक मूवमेंट्स के सारे कारण। और जब ये बन गया, बनने के बाद इसमें जो वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस थी वो शुरू हो गई, क्योंकि ये तो नेचुरल फैक्टर्स हैं। और हिमालय तिब्बत रीजन जो जिसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है हिमालयन तिब्बत रीजन, इसको बोला जाता है वर्चुअली द वाटर टावर ऑफ एशिया। मतलब पूरे एशिया को पानी की सप्लाई कहाँ से मिलती है? इसी वाटर टावर से। मतलब एशिया की ऑलमोस्ट जितनी भी नदियाँ हैं, पानी की मुख्य स्रोत वो यहाँ से निकलती हैं। इट सप्लाइज फ्रेश वाटर टू मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन जो है पूरे विश्व की, उसको फ्रेश वाटर यहाँ से निकलने वाली नदियों के द्वारा ही मिलता है। These mountains are recent formation and form an unstable zone. और सबसे नवीन पर्वत इन्हें कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि इतना बड़ा चेंज अर्थ में जो आया, उसके बाद अभी कोई चेंज इतना बड़ा नहीं आया है। सो लेटेस्ट फॉर्मेशन कहा जाता है, इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो ये सबसे नए पर्वत हैं, साथ ही ये अनस्टेबल जोन में है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालयन रीजन और साथ ही उसके साथ में बना हुआ प्लेन जो है उत्तर का मैदानी भाग, ये इसीलिए अनस्टेबल जोन में है क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट जो प्लेट्स हैं वो क्या है, उन दोनों के कॉर्नर्स है। उन कॉर्नर्स के कारण ये अनस्टेबल है। अगर बहुत बड़ा मूवमेंट या थोड़ी भी हलचल इसमें होती है तो हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है भूकंप के तौर पर, कि भूकंप आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपका है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। बच्चों ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जितना मैंने आपको कराया है ये आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आज के डाउट सेशन में आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।